अनुराग ऋषि, जिनके यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और एक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कोच हैं। कुछ साल पहले इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखे और उसके बाद में फिर ये सालों तक डिप्रेशन में रहे, लेकिन फिर उसके बाद में खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाला और अब निकल पड़े हैं बाकी लोगों का डिप्रेशन ठीक करने के लिए। इस वीडियो में उन्होंने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सभी को लेकर कितने सिंपल एंड सटीक उपाय बताए हैं, आप सभी लोग जान करके हैरान रह जाएंगे। सो आइए दोस्तों, हम सभी लोग मिलकर स्वागत करते हैं अनुराग ऋषि सर का। अनुराग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। कैसे हैं आप? बहुत शानदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ग्रेट सर, आपने कहा कि आप भी काफ़ी मेंटल हेल्थ इशू से जूझे हैं, डिप्रेशन वगैरह से। ये कितने टाइम पहले की बात है और क्या रीज़न थे और फिर कैसे आपने रिकवर किया? हाँ, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये 7-8 साल पुरानी ही बात है। 7-8 साल। हाँ, कुछ ऐसा हुआ था कि बिज़नेस में भी जब आप कुछ काम कर रहे हो तो और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, कई बार वो लॉस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो बिज़नेस का बहुत बड़ा लॉस, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इससे कभी रिकवर कर पाऊंगा। और मुझे लगता था कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़त्म कर लूँगा मैं इससे, क्योंकि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। मुझे लग नहीं रहा था कि जब आपके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन हो ना, स्ट्रगल हो और आप डेट के अंदर आ गए हो, आपका काम सब खत्म हो गया हो, फिर आपको लगता है यार अब मैंने इतने साल लगा के, 8-10 साल लगा के एक चीज़ बिल्ड की है, अब मैं उस बिल्डिंग पे तो हूँ ही नहीं, वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं हूँ, मैं बेसमेंट में चला गया हूँ। तो कई बार जो हमको अनकंफर्टेबल लग रहा होता है ना कि ये भगवान का क्या प्लान है मेरे, कहाँ भेज रहा है मुझे, वो शायद बिल्कुल सही प्लान होता है आपके लिए, क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है वो उसकी बहुत सही चॉइस है आपको सही पटरी पर लाने के लिए। तो वो मुझे सही रास्ते पर उस जगह उन्होंने डाला ताकि मैं लोगों की लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकूँ। और उस डिप्रेशन से मैं बाहर निकला। बहुत सी कैसे और कितना टाइम लगा? मुझे देखो, हम किसी चीज़ को भी ना मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान एक जिम में जाए, उससे पूछे कि ये बाइसेप्स बनाने में कितने दिन लगे, धीरे धीरे प्रॉपर प्रोसेस से बिल्ड हो रहा होता है। नहीं, फिर भी एक टाइम कह सकते हैं ना कि अब थोड़ा मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। नहीं देखो, मैं बिल्कुल भी ठीक फ्रैंकली बिल्कुल सच बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं करता था। मैं जितना भी काम करने लग गया था, जो भी कुछ करने लग गया था, लेकिन मेरे अंदर वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी लगातार बनी रहती थी। मुझे हेल्थ एंग्जाइटी होती थी, किसी को बीमार देखता था, मुझे लगता था मुझे भी ये बीमारी है। जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तब भी, जब मैं फाइनेंशियली सब कुछ प्रूडेंट हो चुका हूँ तब भी ये सब चीज़ें मुझे लग रही थी। लेकिन उस टाइम पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मेरे सामने एक बुक आया, और मैं इसका कई बार एक एग्जाम्पल भी देता हूँ कि लुइस है, उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, उनकी बुक है यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी। उसमें उन्होंने ये बाकायदा बताया है कि अगर एक इंसान एक ही तरह का इमोशन बार बार लेता रहे तो उसकी बॉडी में वो कैसा इंपैक्ट क्रिएट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। तो उन्होंने वो जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनके पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बताए कि आप किस तरह से ये अपने इंपैक्ट को चेंज कर सकते हो। तो मैंने देखा यार, मुझे ये तरह तरह की डिजीजेज हो रही हैं। बीपी, मेरा डॉक्टर मुझे बोलता था यार ये तो मतलब 180 बीपी तो इस एज में होना ही नहीं चाहिए, तो क्या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या चक्कर है। मैं जाता था दवाई, मैं कहता मेरा हार्ट बीट, पल्पिटेशन। डॉक्टर कहता था नहीं सब ठीक है, स्ट्रेस है क्या? नहीं स्ट्रेस बता, अब मैं कैसे बताऊँ कि मुझे स्ट्रेस है? कैसे आधी ज़्यादा दुनिया तो एक्सेप्ट नहीं करती कि स्ट्रेस है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, हाँ। वो कहता था ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ये खाते रहो, सोते रहो, ये खाते रहो। तो मैंने देखा यार मैं उससे ठीक नहीं हो रहा हूँ। बस टेम्पररी बेसिस पर खत्म हो रहा है। सप्रेशन है, मैं गोली खा रहा हूँ, मैं सो जा रहा हूँ, मेरा माइंड स्लो डाउन हो जा रहा है, लेकिन वो रिकवर नहीं कर रहा कि मैं एक दिन उठूँ, जागूँ, स्वामी विवेकानंद की तरह जागो और अपने लक्ष्य की तरफ जो, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल इनर सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पड़ी होती हैं, डीप लेवल पर हमारी मेमोरीज में जो चीज़ें घटनाएं पड़ी होती हैं, वो कॉन्शियस चीज़ों से नहीं बदलती, फीलिंग से नहीं बदलती। अगर मैं किसी को कह दूं कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई सिगरेट शराब पीता है, मैं बोलूँ ये तो बहुत बुरा काम है, ये नहीं करना चाहिए। अरे मेरे से ज़्यादा बढ़िया काम तो गवर्नमेंट कर रही है, वो पैकेट के ऊपर छाप रही है मुकेश की फोटो। फिर पैकेट के ऊपर छापने के बाद भी इंसान क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो कॉन्शियस को समझ आ रहा है, सबकॉन्शियस को नहीं समझ आ रहा। मेरे सबकॉन्शियस को समझ नहीं आ रहा था। और सबकॉन्शियस को समझाने का ये तरीका नहीं है कि आप किसी को बोल दो अरे भैया गलत काम है मत करो। बहुत से लोग मिलते थे जो कहते हैं अरे यार क्या करना, क्या फ़ायदा स्ट्रेस लेके। सुन लेता ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया उन कुछ किताबों से। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन, प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा यार ये लोग, ये डॉक्टर लुइस, ये जो लुइस हैं ये तो कैंसर पेशेंट हैं,
ये रिकवर कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस में मैंने नॉर्मन कज़न को पढ़ा, यार ये बंदा तो यार जो इतनी भयंकर डिजीज से 36 पेन किलर्स, मैं तो फिर 8 एंटी डिप्रेसेंट, 36 पेन किलर्स, शरीर में इतना दर्द, मेरा तो दर्द है ही नहीं, मानसिक लेवल पर है सिर्फ, ये रिकवर कर सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी के मणके टूट जाते हैं 8, वो रिकवर कर सकता है। और कैसे? सिर्फ अपनी सोच को बदल के, सिर्फ विजुअलाइजेशन से, सिर्फ अपने माइंड में घुस करके। मैंने कहा यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने गूगल ऑन किया, मैंने लिखा उस पर कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से बचाओ। 1 2 3 100 200 500 1000 लाखों लोग आ गए। मैंने कहा अगर ये बचे हैं तो ये क्या चांद से आए हैं? ये क्या प्लूटो पे रहते थे? ये भी हमारे जैसे हैं। अगर इन्होंने किया है तो वो क्या मैनुअल है? तो मेरी सारी तलाश उस मैनुअल की तरफ शुरू हुई। जब वो तलाश मैनुअल की तरफ शुरू हुई और मैं वहां आगे बढ़ा, तो तब मुझे पता चला कि यार हमारे पास जो भी कुछ बदलने का रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को बदल के हासिल किया जा सकता है। अपने अंदर जो पेनफुल मेमोरीज पड़ी हैं उनको बदलना पड़ेगा, अपने अंदर जो पास्ट के इमोशंस पड़े हैं उनको बदलना पड़ेगा, जो अनवर्दीनेस की फीलिंग्स पड़ी हैं इनको बदलना पड़ेगा, जो किसी ने मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया और मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूं, वो फॉरगिवनेस लानी पड़ेगी। यानी मैं किसी दूसरे को नहीं बदलूंगा, मुझे सिर्फ अपने अंदर यहां जो परसेप्शन पड़ा हुआ है चीज़ों का उसको बदलना पड़ेगा, जिसको मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सीखा और उसके बाद उन बुक्स के माध्यम से। और अगर मैं आपको सही बताऊं, अब आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि ये डिप्रेशन कितने दिन में गया, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो 4-5 साल 6 साल की जो चीज़ थी, जो शायद 2% 5% भी कम नहीं होती थी किसी के मोटिवेट कर देने से, गोली खा लेने से, कुछ भी कर लेने से, वो सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर मैं ऐसे लेवल पर था कि मैंने अपनी दवाई बंद कर दी थी। और 1 महीने के अंदर मैं ऐसे मुकाम पे था कि मैं मतलब ऐसा रॉक स्ट्रॉन्ग हो गया था, रॉक्स, क्योंकि मैंने अपने माइंड को चेंज करना सीख लिया, मैंने समझ लिया कि क्या चीज़ है। और जब मैं इनको सबको पढ़ता हूँ ना, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को, लुइस हे को, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस में नॉर्मन कज़न को, जोसेफ मर्फी को, तो इनके पीछे ना मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार ये साइंसेस तो हमारे इंडिया की हैं। फिर मैंने धीरे धीरे स्वर विज्ञान को स्टडी करना शुरू किया, मैंने सप्तचक्र को स्टडी करना शुरू किया, मैंने उसके बाद बहुत से योगियों को पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे पता चला अरे यार डॉक्टर जो डिस्पेंजा जिसको सुनते थे वो महर्षि महेश योगी थे, लुइस हे जिनको मानती थी वो स्वामी रामा थे। फिर मुझे पता चला कि ये सब लोग, ये जितने भी एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस में जिन नॉर्मन कज़न की बात की गई, ये नॉर्मन कज़न स्वामी योगानंदा परमहंसा जी को पढ़ते थे। तो मुझे लगा यार ये तो चीज़ें सब हमारे पास ही हैं। वो बाहर से जब घूम के आती है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर योगा मैट पर कोई फॉरेन करती हुई दिखती है तो हमारा भी मन करता है कि यार योगा, लेकिन ये नहीं पता ये महर्षि पतंजलि हमें हज़ारों साल पहले ज्ञान दे करके गए। तो जब कोई चीज़ फैंसी बन के आती है ना, अभी 3-4, बल्कि आप मजाक मानोगे, अभी 3-4 दिन पहले हमारा कोई इवेंट था और उसमें हमारे एक पार्टिसिपेंट आए, वो कुछ चैलेंज बता रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको ना आपको कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग करनी है इसके लिए, और आपको अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग करनी है, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी 100% सिर्फ 1 महीने में। बोले वाह सर ये तो कमाल की चीज़ आपने बता दी, क्या क्या दोबारा बताओ। मैंने कहा कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग और अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग। बोले अच्छा सर मैं लिख लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, इसका आसान नाम लिख लो, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। वो अच्छा अनुलोम विलोम करना है। मैंने कहा यही हो गया ना काम खराब। जब ये चीजें भी प्लेसिबो की तरह काम कर रही हैं, बड़ा फैंसी नाम बताया, कहीं ना कहीं ये सब एक्चुअल में, ये अनुलोम विलोम इतनी बड़ी ताकत थी। अभी मैं रिसेंटली काम कर रहा था स्वामी रामा की बुक के ऊपर जिसका नाम था द साइंस ऑफ ब्रेथ। इतनी गहरी साइंसेस वो हमको बता करके गए कि सिर्फ श्वास को बदल लेने से, सांस को बदलने से, अरे आप जिसको डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी बोल रहे हो वो तो यूं जाता है सर। लोग बदलने को तैयार नहीं है। कौन चेंज करवाए? उसके लिए एक इंसान की जरूरत होती है जो आपके साथ बैठ करके ये चीजें इंप्लीमेंट करवाए। अब जो है, जब इंसान मेरे पास, मेरे इवेंट में मेरे पास बैठता है ना, तो मैं उसके अंदर आत्मा तक को झकझोर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये करके मेरी जिंदगी कहां तक बदली है, तो भैया ये करना पड़ेगा। और मैं 5 दिन के अंदर लोगों का वो इंप्लीमेंट करवा के वहां से उठता हूं। जिंदगी में वो चीजें जो हम नहीं करते कभी भी, वो करवा के वहां से उठता हूं। तो इसलिए भी मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, मैंने अपनी गोली बंद नहीं की, दवाई बंद नहीं की। मैं नहीं कहता मैंने डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दिया, मैंने उसके साथ साथ वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी शुरू की जो एक्चुअल में मेरी ज़िंदगी को बदल सकती थी, और उन्होंने बदला भी। और आज ये बदला हुआ रूप आपके सामने बैठा हुआ है। ऊपर वाले ने आपको पूरी होम्योस्टेसिस के साथ पैदा किया है, एक ऐसी स्टेट जिसमें आपकी बॉडी अब खुद को रिकवर करना जानती है, खुद को रिपेयर करना जानती है। उस चीज़ को जब लोगों को रियलाइज़ करवाया जाए, और उसमें सिर्फ एक रियलाइजेशन की दूरी है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं ना, श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ,
फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जान लिया है कि मैं परमात्मा हूं और तुमने अब तक जाना नहीं है कि तुम परमात्मा हो। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ये तो नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं सिर्फ इतनी बात बोलता हूं कि मैंने जान लिया है कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, तुमने जाना नहीं, सिर्फ इतना फ़र्क है। बाकी जो मेरे पास है वो सब कैपेबिलिटीज़ तुम्हारे पास भी हैं। इसलिए आज न सिर्फ मैं उस डिप्रेशन से निकला बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस को, डिप्रेशन को निकाला जाए। मतलब उन लोगों को सिर्फ एक श्री कृष्ण चाहिए जो अर्जुन को उनकी ताकत बता सके एक्चुअली। और मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में शायद एक इसी चीज़ की ही ज़रूरत होती है, सिर्फ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपकी बात से एक चीज़ याद आई कि वो जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को ताकत बता ना सकें बल्कि दिखा सकें, क्योंकि अर्जुन को भी पूरी ताकत बताने के बाद श्री कृष्ण सब श्लोकों में अर्जुन, इनफैक्ट उसको तो ये बता रहे हैं कि तू शरीर भी नहीं है, तू तो आत्मा है। दूसरे श्लोक के 23वें खंड में 23वें भाग में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि नयनम छिदंति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता, कि तेरे को कोई जला नहीं सकता, अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला, हवा उड़ा नहीं सकती, तो वो आत्मा है। वो समझ नहीं रहा, फिर लास्ट में श्री कृष्ण को उसको विराट रूप दिखाना पड़ता। अब समझ, मैं अपने लोगों को ये विजुअलाइजेशन, मुझे लगता है वो श्री कृष्ण ने विजुअलाइजेशन करवाया अर्जुन को कि विजुअलाइज कर, देख। और मैं श्री कृष्ण नहीं हूं और मैं तो उनका 1% भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मुझे वो मार्ग पता चला कि मैं भी आज अपने लोगों को वो विजुअलाइजेशन करवाता हूँ, वो दिखाता हूँ कि आप अपनी असली ताकत को पहचानो, पार्थ, कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है। और जब लोग उसको जानते हैं तो लोग वाकई में आज न सिर्फ लोग खुद ठीक हो रहे हैं बल्कि वो और ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों लोगों को आगे से ठीक कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। सर बहुत थोड़ी लंबी और काफ़ी बढ़िया जर्नी आपने बताई डिप्रेशन के रिगार्डिंग। इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करें, और आपने जो बीच में चीज़ें बताई लेकिन एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ कि आपको जो डिप्रेशन था, आपने बताया कि जो 4-5 सालों से बना हुआ था, 3 से 4 हफ्तों में वो ठीक हो गया, तो उसमें क्या चीज़ थी? आपने एक तो बताया सबकॉन्शियस माइंड, एक अनुलोम विलोम आपने बताया, और तो इनमें से क्या अगर 2-3 चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम लोग बता सके जो आज से प्रैक्टिस कर पाए वो, और वो भी अपना 3 से 4 हफ्ते 1-2 महीने में अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये खत्म कर पाए, तो उसके लिए क्या एडवाइस हम देंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए वो थी डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीथिंग 100% काम करती है। डीप ब्रीदिंग आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिसको साइंस आज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल रहा है। वो बेसिकली अपान वायु का हमारा केंद्र है, वो केंद्र जहाँ पर स्ट्रेस के कॉर्टिजोल और जो एड्रेनलिन है हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं, उनको शांत करने का काम करती है आपकी डीप ब्रीदिंग जब आप गहरी सांस लेते हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से डीप ब्रीथिंग में नहीं, ज़्यादा ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन, जब आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो आपको हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट तो मिलता ही है, लेकिन डीप ब्रीदिंग का एक्चुअल में मतलब है कि आपकी सांस जब गहरी जाती है ना, तो आपकी बॉडी के तल पर आपके शरीर को अलग अलग 5 वायु गवर्न कर रही हैं। प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान, अलग अलग वायु गवर्न कर रही हैं। जब तक आप ऊपर से सांस ले रहे हो, आपकी ऊपर से का मतलब जब आपकी ब्रीदिंग बड़ी शैलो है, छोटी है, तो आप कभी भी अपने अपान वायु के केंद्र को, जो आपको रिलैक्सेशन, पीस, हैप्पीनेस के मोड में लेकर के जा सकता है, आप उसको स्टिमुलेट नहीं कर रहे हो। वो आपकी लोअर बॉडी के, आपकी नाभि से नीचे, और आपके जब आप बैठते हो आपकी नाभि से नीचे का जो पोर्शन है वो अपान वायु के केंद्र में आता है, जिसमें पीस है, जिसमें रिलैक्सेशन है, जिसमें आपका रूट चक्रा ग्राउंडेड है, जिसमें आपका मणिपुर चक्रा ग्राउंडेड है, जो आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। तो जब वो ऊर्जा आपके अपान केंद्र से ऊपर उठती है तभी वो प्राण को स्टिमुलेट करती है, अदरवाइज वो प्राण को स्टिमुलेट नहीं करेगी। प्राण वायु हमारे ऊपर के क्षेत्र में है। अब वो कब स्टिमुलेट करेगी? जब वो आपकी सांस बहुत ज्यादा गहरी जाएगी और अपान वायु का केंद्र टच होगा। अब वो अपान वायु का केंद्र टच नहीं हो रहा, हमारी सांस बहुत छोटी, बहुत शैलो जा रही है, तो मेरा सारा का सारा ऊपर का जो ध्यान है, मेरा सारा मेंटल स्टेट जो है, उसको मैं ऑल्टर नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो वो हमारा जो अपान वायु का केंद्र है वो स्टिमुलेट होता है। अपान वायु कहाँ होता है? आंतों की बात कर रहे हैं या फिर आप पेट के जस्ट नीचे वाला एरिया? देखो, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं ये, लेकिन नाड़ियाँ वो नाड़ियाँ नहीं हैं जो ये वेन्स, हमको नसें जो हमको दिखती हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ये वो नाड़ियाँ हैं जिनमें हमारी ऊर्जा फ्लो हो रही है, जिनमें हमारा प्राण फ्लो हो रहा है, जिनको देखा नहीं जा सकता। ये वो नाड़ियां हैं जिनमें से कुछ 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिनकी हम बात करते हैं, जिनको महसूस किया जा सकता है हमारे नॉस्ट्रल्स की ब्रीदिंग से। बाकी सबको हम ऐसे फिजिकल फॉर्म में महसूस नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जो ये वायु है, इसको भी हम क्योंकि ये कोई नर्व्स में फ्लो नहीं हो रही, तो ये हमारे शरीर के अलग, जैसे हमारी जो नाभि है, नाभि से नीचे का एरिया जो है वो अपान वायु का केंद्र है।
ठीक इसी तरह हमारा जो ये चेस्ट से ऊपर का एरिया है प्राण वायु का केंद्र है। तो हमारा ऐसे 5 वायु हमारे शरीर को अलग अलग जगह पर गवर्न कर रही हैं। और कई बार तो मैं मजाक में लोगों को बोलता हूँ, आप अगर कई बार हमारे यहाँ पर ना इस चीज़ को बोलते हैं धरन पड़ जाना, पेट में नाभि डिग जाना, नाभि डिग जाती है बिल्कुल नेवल सेंड। कभी आपके यहाँ हुआ है, सुना है? सुना है, इसको हमारे यहाँ ड्यूटी बोलते हैं, ड्यूटी चढ़ना है। हाँ, ऐसा होता है। हर जगह पर अलग अलग चीज़ बोलते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर देखो मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है उससे मैं वो नहीं, लेकिन वो तो वो जो आपकी नसों में चल रहा है, जो हड्डी है, जो मांस है, जो मेद है, जो मज्जा है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो दिख ही नहीं रहा, जो एनर्जी फॉर्म में फ्लो हो रहा है, उसको हमारे वैदिक साइंसेज में हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बखूबी समझ कर गए। और ये जो नाभि डिग जाना होता है ना, जो यहाँ पर दर्द हो जाती है, इसको सिर्फ थोड़ा सा एंगल पे आप अपनी वायु को शरीर की बैलेंस कर लेते हो, उससे ये ठीक हो जाती है। लेकिन कितनी गोली दवाई खाते रहो, क्योंकि वो गोली दवाई उस प्राण को तो स्टिमुलेट नहीं कर रही है ना। वो तो आपकी ऑब्वियसली वो आपकी दर्द को ठीक करेगी, ऑब्वियसली वो आपके कहीं पर भी, लेकिन वो उसको उस जड़ से नहीं मिटाएगी। तो ऐसे ही ये 5 वायु का केंद्र है हमारा शरीर। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो वो अपान वायु का एरिया स्टिमुलेट होता है। और मैं दावे से लोग करते नहीं है, मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप एक बार, कई लोग तो ये भी कमेंट कर देते हैं कि तुम्हें क्या पता जब स्ट्रेस डिप्रेशन होता है तो ये भी नहीं होता है। ये तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि भैया अगर नहीं होता तो मेरे पास आ जाओ, मैं करवाता हूं कैसे नहीं होता है। क्योंकि जैसे मैंने खुद से कर लिया तो ये हर इंसान नहीं कर पाता, उनको चाहिए होता है कि कोई एक हैंड होल्डिंग, कोई सपोर्ट, कोई बताए, कोई कर, तो ये ज़रूर होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन मैं कहता हूँ ख़त्म हो सकता है अगर आप इस डीप ब्रीदिंग को अपनी ज़िंदगी में उतारते हो। और इस डीप ब्रीदिंग के बहुत अलग अलग मोड हैं, बॉक्स ब्रीदिंग है, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो की, और जितने भी लोग इन बड़ी बड़ी डिजीज़ से बाहर निकले, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, नॉर्मन कज़न, लुइस है, इन्होंने फॉलो की, वो थी विजुअलाइजेशंस। ये हम सेकंड स्टेप पर आ गए डीप ब्रीथिंग के बाद में, या फिर है ना उसके बाद में डीप ब्रीथिंग पे अगर सिंपल करें, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, लोगों को ना जितना सिंपल होगा ना उतना आसान कर देंगे हम। क्या सिर्फ अगर वो मॉर्निंग में जा करके खुले एनवायरनमेंट में, छत पर या फिर कहीं पर भी सिर्फ नॉर्मली डीप ब्रीथिंग करें, उनको तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम सब छोड़ो, नॉर्मली डीप ब्रीथिंग करें, क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा? सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठ जाओ आंखें बंद करके, और सांस गहरी लेनी है नाभि में। हाँ, पेट से सांस लो, पेट से सांस लो। हाँ। सांस बेसिकली डायाफ्राम लंग्स में ही जाती है, लेकिन वो जितनी गहरी होगी सांस, उतनी आपके डायाफ्राम को एक्सपैंड करेगी, उतनी प्राणवायु, जिसको हम ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, ऑक्सीजन अलग है, प्राणवायु अलग है, वो प्राणवायु आपके शरीर में मिक्सअप हो पाएगी और आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकाल। 10 मिनट बैठ जाओ, गहरी लंबी सांस लो, और आप देखोगे हमारी सांस 2 सेकंड में आ रही है, 2 सेकंड में जा रही है। गले से ही ले रहे हैं आज तक, यहाँ तक तो जा भी नहीं रही है, जा ही नहीं रही है, चेस्ट में भी नहीं जा रही वही नहीं जा है। रही लेकिन अगर आप एक सोते हुए बच्चे को, छोटे बच्चे को देखोगे ना, उसका पेट फूल रहा है, पेट से सांस ले रहा है, हम धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। तो आपकी सांस पेट से चले, गहरी हो, 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, टाइमर लगा के। आप 1-2 सेकंड में जो इनहेल कर रहे हो, वो इनहेल जो है वो कम से कम 4 से 5 सेकंड का होना चाहिए, 4 से 5 सेकंड का एक्सहेल होना चाहिए। धीरे धीरे इसको आप 8 से 10 सेकंड तक लेकर के जाओ, यानी 10 सेकंड में आपने एक सांस ली, 10 सेकंड में आपने एक सांस छोड़ी, धीरे धीरे 10-15 दिन के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप देखोगे 20 सेकंड में एक सांस हुई, तो 1 मिनट में कितनी सांस हुई? 3। इसको कॉन्शियस ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो आपका पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर है। आपका ध्यान एक समय में एक ही जगह पर हो सकता है, जैसे लाल रंग पर, जैसे हरे रंग पर, जैसे किसी एक चीज पर। तो जब आपने 10 मिनट तक अपने दिमाग को थॉटलेसनेस की स्टेट में रखा, तो ये भी आपके उन नेगेटिव विचारों को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो डीप ब्रीदिंग एक जगह से नहीं बल्कि बहुत जगह से काम कर रही है। वो रियलाइजेशन हमें बहुत समय के बाद होता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होता है ना, फ्रैंकली सेइंग, हमें नहीं पता चल रहा होता कि आसान है। मैं आज बोलूँ ना कि आप इसको, आप यार तो ऐसे थोड़ा, मैंने एक वीडियो बनाया, कोई एक रील थी बहुत वायरल हुई, उसमें मैंने बोला कि डिप्रेशन इज अ चॉइस। इतने लोग ऑफेंड हुए, इतने ज्यादा। वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, जो लोग ऑफेंड हुए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं, या वो लोग जो किसी को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे होते, उनको लगता है यार ये कैसी चॉइस, गलत, पागल है, इसको क्या पता, इसने क्या देखा है, हमने तो साइकोलॉजी पढ़ी, हमने किताबें पढ़ी, हमने डॉक्टर। अरे भैया, पढ़ने से तो गीता के पहले सार में ही सब क्लियर हो जाता है कि क्या साथ लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, हैं सब यही। क्या उसके बाद भी जीवन बड़ा बढ़िया चलता है? जब तक कोई चीज को आप आत्मसात नहीं करते हो ना, अंदर नहीं उतार लेते हो, तब तक वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट नहीं ला सकती। तो लोग बोलते हैं कि सर ये बोलना बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो,
क्योंकि अभी आपने इसको महसूस नहीं किया है। आप जिस स्टेज पर, जिस जगह पर हो, उस जगह पर लग सकता है कि यार ये कोई ऐसे थोड़ा हो जाता है, इतना डिप्रेशन है, उठने का ही दिल नहीं करता, डीप ब्रीदिंग कौन करवाए? मेरे पास आ जाओ, ढूंढो, सर्च करो अनुराग ऋषि, चैनल ढूंढो, मेरे पास आ जाओ, मैं करवाता हूँ डीप ब्रीदिंग कैसे नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी एक चीज़ कि डीप ब्रीदिंग एक नहीं, आपके 10 लेवल्स पर। तो खाली बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, दिन में 10 मिनट की प्रैक्टिस। और जब आप ये करने लगोगे ना, इसमें धीरे धीरे आपको रस आए, मज़ा आने लगेगा, क्योंकि एक तो आपका स्ट्रेस खत्म होगा, दूसरा आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप अच्छी चीज़ों के साथ अलाइन करना शुरू करोगे। क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो ये सिर्फ आपके स्ट्रेस को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि माइंड को काम कर रहा है, शांत कर रहा है। और अच्छे आइडियाज एक शांत दिमाग का ही नतीजा है, खराब आइडियाज, उद्दंड भरे आइडियाज एक राक्षसी दिमाग का ही नतीजा है। जैसे वैसे ही अच्छे आइडियाज एक शांत दिमाग का ही नतीजा है, और ये आपके माइंड को रिलैक्स कर देती है। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, डीप ब्रीथिंग। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बीच में रोक दिया था, वो क्या था? सेकेंड स्टेप हमारा है विजुअलाइजेशन। ओके। जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया कि श्री कृष्ण अर्जुन को सारा ज्ञान दे रहे हैं, सारे अध्याय उन्होंने बता दिए, फिर भी अर्जुन कह रहा है कि माधव मुझसे गांडीव नहीं उठेगा। फिर माधव कह रहे हैं चलो अब तुमको विजुअलाइजेशन करवाते हैं, अब तुमको दिखाते हैं असली विराट रूप, तुम्हारे अंदर तुमको पता चले। ठीक वैसे ही जब अंदर अपने इंसान, क्योंकि ये विराट रूप हर इंसान के अंदर है, जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं स्वयं कि तुम भी परमात्मा हो अर्जुन, सिर्फ तुमने जाना नहीं है, तो आपका जो ट्रू पोटेंशियल है, जिसको मैं विराट रूप बोल रहा हूँ, एक्चुअल में वो इंसान का एक ट्रू पोटेंशियल है, वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। उससे उसका आत्मसात करवाना, उससे उसका साक्षात्कार करवाना उसके जीवन को बदल देता है। तो जब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे पास आते हैं, जब मैं उनको विजुअलाइजेशंस करवाता हूं, क्योंकि योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, आपके दिमाग को नहीं पता क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है। उसके लिए जो आप यहां सोच रहे हो वो भी रियल है, क्योंकि असल में जिस चीज से आप डर रहे हो, स्ट्रेसफुल हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, वो क्या बाहर हो रही है? वो यहां तो हो रहा है सब कुछ। तो यहां होने से आप उसको असली मानते हो। आप यकीन मानना, आप भी जिंदगी में कभी किसी चीज से डरे होगे, मैं भी, हर कोई इंसान डरता है। जब आप डरे होगे तो आपने देखा होगा कि एक्चुअल में जितना वो यहां डरा रही थी, असली जिंदगी में वो उतनी डरावनी होती नहीं है, एक्चुअल में होती नहीं है। हम उसको यहां रूमिनेट करके बढ़ा लेते हैं। ठीक वैसे ही जब हम कुछ अच्छा भी यहां अपने यहां बढ़ा, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ना सर, ये कंट्रोल तो असली जिंदगी में क्या होगा मेरे कंट्रोल में थोड़ा है। मेरे मानस पटल पर क्या चले गए तो मेरे कंट्रोल में है, मेरी अपनी चॉइस है कि मैं यहां पर क्या चलाऊंगा। आप अगर नेगेटिव थॉट्स को रूमिनेट करते जा रहे हो, ये भी तो आपकी चॉइस है। आप चूज कर सकते थे कि नहीं, इस टाइम पर मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, लेकिन नहीं। तो मैं कहता हूं कि अगर हम यहां पर एक विजुअलाइजेशन करनी शुरू कर दें, अपने अंदर विजुअल्स को देखना शुरू कर दें। किन विजुअल्स को? उनको जो मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं। मैं लॉस में हूं, मैं चाहता हूं बहुत प्रॉफिट में हूं। मैं सेहत खराब है, मैं चाहता हूं एक अच्छी सेहत पे जाऊं। मैं अपनी जिंदगी में किसी ब्रेकअप में हूं, मैं चाहता हूं एक अच्छे रिलेशनशिप में जाऊं। तो जो आप चाहते हो उसको यहां पर जीना शुरू कर दो कि वो आपने पा लिया है। आपका पूरा निज़ाम, आपका पूरा ब्रेन, आपकी पूरी संरचना, आपका हर एक शरीर, आपकी पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। और जैसे मैंने बोला, माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। तो अगर आपने यहाँ जीना शुरू किया तो आपके दिमाग को तो यही लगता है ये रियल में हो रहा है, और जब वो रियल में हो रहा है तो रियल में अच्छी फीलिंग आपको मिल गई। अगर यहाँ हैप्पीनेस रियल में आ रही है तो इसका मतलब हैप्पीनेस के केमिकल्स रिलीज हो गए, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नोरेपेनेफ्राइन, एनेंडामाइड, सब रिलीज हो गए। तो अगर वो रिलीज हो गए तो समझो आपने आधा काम तो कर दिया। आपकी जो स्ट्रेस के कारण बीमारी हो रही है, स्ट्रेस के कारण दिक्कत हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि स्ट्रेस लेने से नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन रश मिल रहा है। स्ट्रेस लेने से फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो रखा है। हैप्पीनेस लेने से उसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो अगर यहां पर चीज़ों को बदला जाए तो रियलिटी में, ज़िंदगी में चीज़ें बदलने लगती हैं। क्योंकि दिन के आधे घंटे में अगर आपने मेरे साथ वो बैठ के बदला तो 23 घंटे और 30 मिनट वो जो है बाकी समय में उसका इम्पैक्ट आपको अपनी ज़िंदगी में दिखता है। तो डीप ब्रीदिंग के बाद दूसरा प्रोसेस है कि विजुअलाइजेशन आपको जरूर। सर यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम सोचते तो हैं, लेकिन सोचते सोचते हम अपने आप को ये संदेश देते हैं कि नहीं, ये तो मैं झूठ सोच रहा हूँ। तो यह मानना ज़रूरी है सोचने के साथ। ये पॉइंट भी एक है ना यहाँ पर। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। सोचने से नहीं, वो मानना पड़ेगा एक्चुअल में आपको कि आप ये एक्चुअल में कर रहे हो। इसीलिए फील करना पड़ेगा अंदर से। सो ट्रू दीपक, सो ट्रू। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर आप खुद से विजुअलाइजेशन करोगे तो खुद से करने में तो आपका कॉन्शियस पूरा इन्वॉल्व है। आप तो पूरी उसी चैटरिंग में हो जिसको मुझे शांत करना है। इसीलिए जब हमारे इवेंट्स में लोग आते हैं और मैं उनको विजुअलाइजेशन देता हूं, मैं कमांड्स देता हूं, मैं हिप्नोटिक कमांड देता हूं,
मैं उनको बोलता हूं कि अब आपको इस तरह से फील कर रहा है, आपके पूरे शरीर को, आपकी पूरी बॉडी को अब ये वाला माहौल मिल रहा है, आप ऐसे वादियों में, आप यहां पर हो, ये फील करो। और वो उनके जो इमोशंस होते हैं उनके साथ अटैच करना पड़ता है कि अब आप देखो, आप अपने पेरेंट्स को देखो, आप अपनी फैमिली को देखो, बच्चे को, आप ये सब, तो वो उसका माइंड धीरे धीरे वहां पर पहले थोड़ा सा उसको गेम प्ले करना पड़ता है दिमाग को सेटल डाउन करने के लिए। फिर उसके बाद जब मैं उसको विजुअलाइजेशन करवाता हूं तो एक्चुअल में उसका कॉन्शियस नहीं है, वो सिर्फ सुन रहा है, वो सिर्फ फोकस मेरी बात पर दे रहा है। तो यहां पर मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको करने के बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये आधा घंटा मेरे साथ जी लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मान लो, बस जी लो, सिर्फ ये आधा घंटा मेरे साथ जियो जैसा मैं तुमको जीना चाहता हूं कि तुम जियो। जब वो आधा घंटा जीते हैं ना, उनको खुद ही लगता है यार ये तो बढ़िया था, ये तो बहुत अच्छा था, इसको तो दोबारा करना चाहिए। जैसे हम नशा वर्ड बोलते हैं ना, गलत नेगेटिव वर्ड है, एक ऐसे ही ये एक पॉजिटिव आपके अंदर एक किस्म का एडिक्शन आपको देता है, पॉजिटिव। लेकिन कि मुझे, जैसे आपने किसी का कभी भला किया हो, आपको करके बड़ा सुकून और शांति मिली हो, किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई हो, आपको लगा होगा यार और 4 लोगों का भला करता हूँ, तो ये भी तो एक किस्म का पॉजिटिव आपके अंदर चेंज आया ना। आप इस चीज़ को लेकर के प्रेरित हुए कि मुझे सब लोगों के, ऐसे ही जब वो विजुअलाइजेशन करते हैं ना, अंदर बदलाव आते हैं, उनको लगता है यार ये तो मैं बड़ा खुश था पिछले आधे घंटे, क्या डिप्रेशन है, क्या स्ट्रेस है, क्या हाँ गर्लफ्रेंड छोड़ गई, सब भूल गया, ये तो मैं तो वो कहता है सर एक बार और, क्या मैं डेली कर सकता हूँ, और अगर डेली करूंगा तो एक्चुअल में मैं ऐसा बन जाऊंगा। और वो धीरे धीरे ऐसा बन जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसा बना, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा वैसे बने, क्योंकि जो महर्षि महेश योगी जी की टीचिंग्स थी, जो स्वामी योगानंदा जी की टीचिंग्स थी, इससे अगर इतने दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो हमारे तो ये साथ में ही बैठे थे, इनका हम क्यों नहीं फायदा उठा सकते हैं? जो चीज़ें हमको देकर गए हम क्यों ना अप्लाई करें? तो विजुअलाइजेशन ज़रूर कीजिए। मैं आपको कोई बिलीफ नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा करने से कुछ बदल जाएगा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ वो आधा घंटा ही बदलेगा, आधा ही बदल लो, क्या पता वो आधा घंटा बाकी की पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफ़ी हो। क्या बेस्ट टाइम हो सकता है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में? देखिए, आधा घंटा बता रहे हैं, सबसे बेस्ट टाइम है कि जो भी समय मिले, लेकिन जिस वक्त इंसान थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो अंदर से, लेकिन तो वो बेटर टाइम है ना। मैं अक्सर लोग, क्योंकि ये बहुत से लोगों का कॉमन क्वेश्चन आता है कि कौन सा सबसे बेटर टाइम होता है, तो मैं सबसे पहले तो उसको ये बोल देता हूँ कि जो समय में, क्योंकि मुझे पता है कि ये कल को बहाना बनाएगा जी, सुबह तो मैं उठ नहीं पाया, रात को तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, मेरे तो नींद नहीं आती है, और अगर मैं विजुअलाइजेशन में, तो मैं पहले उसको ये बोलता हूँ जो समय। लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, क्योंकि ये वो समय है जब आपके प्राण जागृत हो, प्राण आपके अंदर लगातार फ्लो कर रहे हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपके प्राण, आपके यहाँ पर एक चक्र है जिसको मणिपुर चक्र बोला गया, उस मणिपुर चक्र में पूरी रात आपके प्राण केंद्रित हो जाते हैं, और सुबह उठने के साथ वो प्राण जागृत होते हैं और पूरे शरीर में फ्लो करते हैं, 5 वायु के थ्रू, प्राण अपान समान व्यान उदान के थ्रू फ्लो करते हैं। ये सबसे बेहतरीन समय है जब आपके सब कॉन्शियस का द्वार खुला होता है और आप अपने डीप सब कॉन्शियस को ये चीजें भेज सकते हो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम विजुअलाइजेशन, रात को सोने से पहले सबसे आखिरी काम विजुअलाइजेशन। सर, मॉर्निंग में कई लोग कहते हैं कि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड उठने के बाद में वो एक्टिव होता है, कितने टाइम तक वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? एक्टिव नहीं होता, बेसिकली उसका द्वार खुला होता है। हाँ, तो कितने टाइम के लिए द्वार खुला होता है? ये डिपेंड करता है, एक्चुअल में तो वो 3-4 सेकंड की एक थीटा स्टेट होती है, लेकिन वो 3-4 सेकंड की स्टेट कब आपको मिल जाए ये आपको नहीं पता है। वो बड़ी थोड़ी स्टेट होती है, बहुत थोड़ी। जैसे हम कई बार, आपने दिन में सुना होगा ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इस टाइम पर ये बात बोली थी, शायद सरस्वती मुंह पे विराजमान थी। सुना है कई बार आपने? सुना है ये, शायद मैंने बोला ये हो गया, शायद उस टाइम सरस्वती जुबान पे, सरस्वती नहीं बैठी थी उस समय, आपका सुषुम्ना का स्वर चल रहा था। आपकी इड़ा, आपका पिंगला और आपकी सुषुम्ना, इन दोनों के मध्य में जब चलती है, उस अपान वायु से प्राण वायु की तरफ एक्चुअल में उठती है, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हो, तो वो सही समय होता है कि आपका वो सब कॉन्शियस माइंड स्पंदित होता है उस समय। तो आपको नहीं पता वो कौन सा समय होगा, इसलिए जो भी समय है उठने के बाद वो सारा कर लो, आधा घंटा लगा लो उसमें, वो 3-4 सेकंड तो कब कौन सा मोमेंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर जाए आपको भी नहीं पता। लेकिन हाँ, वो टाइम बेस्ट है। सोने से पहले कौन सा समय ऐसा है जिस टाइम आप वो ट्रांस में जा चुके होगे, आपको भी नहीं पता। इसलिए, लेकिन अगर आप वो खुद से विजुअलाइज कर रहे होगे ना कि मैं सोच रहा हूं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि वो आपको एक ल्यूसिड ड्रीमिंग की स्टेट में ले जाएगा, जिसमें आप माइंड के तल पर, गहरे तल पर रिलैक्स नहीं हो पाए, क्योंकि आपका तो माइंड एक्टिव है सोचने में। विजुअलाइज, अच्छा अब मैं यहां जा रहा हूं, अब मैं पहाड़ों में घूम रहा हूं, बहुत बढ़िया, अब मैंने आपका तो पूरा माइंड चल रहा है पिक्चर बनाने में। आपके माइंड को पिक्चर नहीं बनानी, आपके माइंड को उस पिक्चर को फॉलो करना है। तो इसलिए किसी का बनाया हुआ शानदार विजुअलाइजेशन जिसमें हिप्नोटिक कमांड्स हों, जो आपको स्टेट में लेकर के जाए, आपको माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स। आपकी वीडियोज़ हैं इस टॉपिक पर डेडिकेटेड यूट्यूब पर?
इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो शायद एक आधी कोई वीडियो हो, लेकिन ये क्योंकि वीडियो के फॉर्मेट से अगर मैं किसी को समझाऊंगा तो किसी को समझ में आएगा नहीं, जब तक मैं उनको वो चीज़ें साथ बिठाकर रोज़ 3-4 घंटे तक प्रैक्टिस नहीं करवा दूं। इसलिए ये सब चीज़ें मैं लोगों के साथ अपने इवेंट्स में शेयर करता हूं। हमारे इवेंट्स होते हैं मेंटल डिटॉक्स, जो कि 2.5-3 घंटे का एक इवेंट। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन जो हमारा ऑफलाइन इवेंट होता है, जो साल में सिर्फ हम एक ही करते हैं, और वहाँ पर कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मैं अपने साथ वादियों में, पहाड़ों की रानी पर, खूबसूरत बादलों के बीच में 4 दिन तक अपने साथ बंद रखता हूँ, कि जहाँ पर हम शानदार विजुअलाइजेशंस करें, जहाँ पर हम शानदार तरीके से अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग्स को करें, थीटा की स्टेट में जाएँ, डीपर लेवल पर जाएँ, स्वर विज्ञान को जाने क्या है, और अपने सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करके वहाँ से निकलें। तो वो हमारा एक सेशन होता है हील योर सोल के नाम से। आपका कोई भी, मतलब आपकी ऑडियंस अगर वहाँ पर ज़रूर आना चाहे तो बहुत बहुत उनका स्वागत है, लेकिन उनको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि हम हर एक इंसान को वहाँ नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो अगर वो चाहेंगे, तो अगर आप चाहेंगे तो वो फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, मैं दे दूंगा। वो चाहेंगे तो वो वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इवेंट ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मैंने बताया पहाड़ों में जाना, पहाड़ों में, हिमालय की गोद में, वहाँ उत्तराखंड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जगह, ऐसी जगह जहाँ की वाइब्रेशंस भी बहुत जगह हाई हो। लेकिन हाँ, बहुत से लोग उस ऑफलाइन इवेंट में नहीं आ पाते और हमारे लिए भी लिमिटेशन होती है। तो हमारा एक ऑनलाइन इवेंट भी होता है जिसका नाम है मेंटल डिटॉक्स। और मैं चाहूँगा कि, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो किसी भी जगह से कोई भी इंसान इसको आकर के ज्वाइन कर सकता है। आप लोग इस फॉर्म को फिल कीजिए। जिंदगी में किसी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी तरह का हेल्थ चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हो, उसको ठीक करने की सारी चाबी आपके दिमाग में छुपी हुई है, और उसका मैनुअल, उसका ब्लूप्रिंट इस 2.5-3 घंटे के अंदर मैं आपको देना चाहूंगा। और आपकी जिंदगी में वो विजुअलाइजेशन जो वाकई आपके थीटा के स्टेट को ट्रिगर कर सके, आपके डीप ब्रीदिंग के साथ आपके माइंड के अंदर उतर सके, आपके हर एक वायु के केंद्र को स्पंदित कर सके, वो सब आपके साथ इस इवेंट में शेयर करूंगा, मेंटल डिटॉक्स। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिए और बिताइए मेरे साथ 2.5-3 घंटे। और मैं ऑनलाइन सर कितने टाइम में होते रहते हैं, या ये जो आपके इवेंट है मेंटल डिटॉक्स? ये हमारे वीक में 2 इवेंट्स होते हैं जी। वीक में 2 होते हैं, एक संडे को होता है और एक वेडनेसडे को। मतलब होते रहते हैं एवरी संडे। मैंने अपना टाइम डेडिकेटेडली इन इवेंट्स के लिए रखा हुआ। और ये आई थिंक मॉर्निंग का टाइम होता है, फिर इवनिंग संडे को मेरे ख्याल 11 या 11:30 डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस टाइम फ्री हो जा रहा हूँ। और वेडनेसडे को कई बार 7 बजे भी होता है, कई बार 8 बजे भी होता है। वो जब होता है उसका लिंक हम उसका इवनिंग ओके, क्योंकि वर्किंग डे है। हाँ। तो मुझे लगता है कि शाम को सब लोग फ्री होते हैं, तो उस टाइम पर लोगों से बात की जाए। और संडे को मॉर्निंग में कंफर्टेबल होता है 10, 11, 12, 1 बजे, तो हम तब इसको कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप थी कि डीप ब्रीथिंग, सेकंड विजुअलाइजेशन, थर्ड स्टेप या फिर 2 इनफ है? नहीं, थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबसे ज़रूरी स्टेप्स में से एक है। ये तीनों चीज़ें, जैसे डॉक्टर हमको दवाई देते हैं और वो बोलते हैं सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे 3 स्टेप्स में ये भी चीज़ कवर होती है। और ये कोई अलग अलग नहीं है, आप सबको एक साथ में भी कर सकते हो। क्योंकि डीप ब्रीथिंग के साथ भी तो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो ना। डीप ब्रीदिंग के साथ ही करना होता है। हम अपने पार्टिसिपेंट्स को जब विजुअलाइजेशन करवाते हैं तो पहले डीप ब्रीदिंग की स्टेट में ही ले जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके माइंड की जो स्टेट है, जो आप बीटा के लेवल पर हाई बीटा में हो, जब तक वो लोअर बीटा और अल्फा में नहीं जाओगे, तब तक विजुअलाइजेशन का फायदा नहीं है। करते रहो कितनी भी, आपके सबकॉन्शियस में नहीं उतरी तो फिर तो वो ज्ञान ही हो गया ना, कॉन्शियसली बताने वाला। तो इसलिए वो डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, विजुअलाइजेशन। और तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड, शुक्र करना। क्योंकि एक इंसान जो ज़िंदगी में समझ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रखा है, किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कोई कैसे सोच रहा है, उसका सोचने का कारण ये जानते हैं क्या है? क्योंकि उसका पूरा फोकस ज़िंदगी से क्या चला गया इस चीज़ पर है। लेकिन अगर उसका फोकस इस पे आ जाए कि जिंदगी में क्या क्या है, क्या जिंदगी से सब कुछ चला गया? अगर किसी का ब्रेकअप हुआ, क्या जिंदगी से सब कुछ चला गया? अगर किसी की जिंदगी से पैसे गए, क्या जिंदगी से सब कुछ चला गया? अगर कोई एक आधे अंग में, बॉडी के किसी पार्ट में कोई चैलेंज आ गया, क्या जिंदगी से सब कुछ चला गया? अगर जिंदगी में से कोई एक इंसान चला गया, क्या जिंदगी में से सब चला गया, सब चले गए? यानी इस सारे फेज में कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज जा रही है, और हम अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर दे रहे हैं, उसके लिए दांव पर लगा रहे हैं। तो हमारा ध्यान जिंदगी से क्या चला गया उस पर है। अगर ध्यान इस पर आ जाए कि जिंदगी में क्या क्या है, तो आपके मेंटल जो प्रोजेक्शंस आपने क्रिएट कर रखे हैं वो बदलने लगते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड। और जब मैंने पहली बार ये सुना, जैसे हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत, अरे यार ये, मैं पीछे जब पॉडकास्ट में जाते हैं ना, तो कई लोग वो रील्स बना बना के डालते हैं, और वो उससे, क्योंकि वो जो रील देखने वाली ऑडियंस है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की, उसको पता नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या बात की है। तो एक ग्रैटिट्यूड का वीडियो था, रील थी, उस पर किसी का कॉमेंट आया हुआ, अरे भैया जब कोई इतने स्ट्रेस में होता है तो ग्रैटिट्यूड क्या घड़ियाल करेगा, उसको क्या पता चलेगा कि क्या ग्रैटिट्यूड और कैसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे पास जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है ना, अगर कोई मुझे आके बोलता है कि सर
मैंने देख लिया आपके वीडियो से कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैंने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट। और कोई आके बोलता है सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कांट, यू आर ऑल्सो राइट। क्योंकि मैं आपके दिमाग के अंदर नहीं घुस सकता हूं। आपका अपना बिलीफ आपके लिए काम करता है। और आपका बिलीफ कहां से आता है? आपके अंदर से, आपके मन मस्तिष्क से, आपके अपने अहंकार से, आपकी अपनी बुद्धि से, आपकी अपनी चेतना से। और अगर आपकी चेतना में ये चीज, मैं सिर्फ ये डालने का प्रयास करता हूं लोगों की चेतना में, मैं उनके अंदर बिल्कुल नहीं बैठता हूं, मैं सिर्फ उनकी चेतना में डालने का प्रयास करता हूं कि तुम अपने आप को बदल सकते हो, जो मैं विजुअलाइजेशन में यहां दिखा रहा हूं। और यही मैं ग्रैटिट्यूड के बारे में बोलता हूं। अगर जो लोग बोलता है ना कि होते नहीं, यू आर राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है सर कैसे करना है, मैं कहता अब आओ, ये बदलेगा दुनिया को और खुद को भी। कैसे करना है सर? मैं कहता हूं अब आओ। कैसे करना है? लिखो, एक नोटबुक लो, पेन लो, पेंसिल लो और लिखो तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या अच्छा है। क्या आज सुबह उठ गए? शुक्र करो, क्योंकि लाखों लोग तो नहीं उठ पाए, चले गए। क्या तुम्हारे पास 2 आंखें हैं? शुक्र करो, नहीं कर। लेकिन ये खाली लिखन, अब लोग क्यों गलत, पता है क्यों लोगों की जिंदगी में क्यों नहीं वैल्यू ऐड हो रही इससे? लोग ना इसको समझते हैं कि ये जो सामने बैठा है पॉडकास्ट में आके, ये तो है मास्टर जी, और मास्टर जी का काम है टास्क देना और हमारा काम है टास्क ना करना। पहली बात तो लोगों को लगता ही नहीं है कि ये मेरे फायदे की चीज है, क्योंकि जब तक कोई 20-50 हज़ार कहीं खर्चो नहीं ना, तब तक लगता है अरे हाँ ठीक है, आप पॉडकास्ट का जमाना है, बोलते जाओ भैया, बहुत आते हैं बोलते हैं, ठीक है, सुनते जाओ भैया, बहुत आते हैं सुनते जाओ। पहली बात तो ये कोई टास्क नहीं है। ये आपके अंदर से आपको जब तक नहीं लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। किसी एक इंसान ने बोला कि यार मेरे को ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरा पूरा ध्यान इस पे रहता है। मैंने कहा ज़िंदगी में कुछ अच्छा है? बोला हाँ। मैंने कहा अपना पूरा ध्यान उस पे ले जाओ। देखो कहता, मैंने कहा सबसे अच्छा क्या है? बोला सर मेरी ना एक छोटी सी बेटी है। मैंने कहा आंखें बंद करो और बेटी के बारे में सोचना शुरू करो। 2-3 मिनट उसने विजुअलाइज़ किया। वो बोला हाँ सर सोच रहा हूँ। मैंने कहा सोचो, अगर आप इस सारी चीज़ से बाहर निकलो और अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा क्रिएट करने लगो, वो भविष्य में अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, अच्छे। कहता हाँ सर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चीज़ें बदली ना? कहता हाँ बदली सर। मैंने कहा कैसे? कहता क्योंकि मैं वो रियल फीलिंग को लेके आया। तो ग्रैटिट्यूड कोई टास्क नहीं है। फील करो कि किस किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो। सुबह उठ गए, हाँ यार मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़िया, मैं ग्रेटफुल हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है? हाँ। आपकी ज़िंदगी में सेहत अच्छी है? हाँ। क्या क्या है? एसी क्या, हाँ बढ़िया, ठंडक सिर के ऊपर, मस्त मज़ा, मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि वाह शांत। तो आपके अंदर से गूज बम्स, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जब आप याद करो कि क्या बढ़िया है मेरी ज़िंदगी में। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों हज़ारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी लिखने के लिए। और जब आपका ध्यान हरे रंग पे था, हरा ही दिखाई दे रहा था, जब ब्लैक पे जाएगा ब्लैक ही दिखाई देगा। ठीक उसी तरह जब ग्रैटिट्यूड पे जाएगा तो जिंदगी में क्या क्या है वही दिखाई देगा। वो एक चीज जो जिंदगी से चली गई वो ज्यादा दिन तक परेशान नहीं कर सकती। इसलिए गहरी लंबी सांस लो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो और उस विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा शुक्र अदा करो, धन्यवाद दो, कृतज्ञता की भावना से भर जाओ उस ऊपर वाले के लिए कि वाह दीपक भाई, हम तुम 2 बंदर भी तो हो सकते थे, पेड़ की किसी डाली पे बैठे होते और सोच रहे होते कि शाम कहाँ बिताएंगे, लेकिन क्या शानदार, ये शुक्र नहीं कर सकते क्या इसका? तो इसके लिए क्या कोई बहाना चाहिए? नहीं। तो अगर आप ढूंढने लगोगे तो हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी शुक्र करने के लिए और आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गहरी सांस लो, विजुअलाइज करो, ग्रैटिट्यूड करो, आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का समाधान ये 3 चीज़ें। तो ये थी वो 3 चीज़ें, सिंपल सी स्टेप पे, कोई पैसे नहीं लग रहे इसे करने में, करके देखिए मज़ा आ जाएगा आपको। सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं, 4 से 5 साल पुराना अपना डिप्रेशन इन्होंने ठीक किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो उसका नुकसान होता है, इसका नुकसान कुछ है ही नहीं। आप करके देखिए एक बार, बहुत आपको फायदे मिलेंगे। नहीं देखिए दीपक जी, यहाँ मैं 2 चीज़ें और ज़रूर बताना, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। पहली बात तो जो एलोपैथी दवाई हम लेते हैं ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आजकल लोग इसको भी कंडेम करने लग गए हैं कि एलोपैथी दवाई नहीं लो, क्योंकि उस टाइम पर जब मैं डिप्रेशन के फेज में डॉक्टर के पास गया, अगर उस टाइम पर वो मुझे एंटी डिप्रेसेंट न देता तो शायद मैं कोई गलत स्टेप उठा लेता। मेरा दिमाग इतना एजिटेशन के मोड में गया हुआ था। मैं किसी पार्टिसिपेंट को नहीं बोलता हूं कि भैया अपनी दवाई नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आप उस दवाई के साथ साथ आप वो साथ में चीजें शुरू करो ना, जो आपको वो खुद अलाउ करें कि अब आपको दवाई नहीं लेनी है। और आपका भी और डॉक्टर का भी एम तो यही है ना कि आप ठीक हो जाओ। तो ठीक किसी भी चीज से हो, लेकिन एकदम से किसी चीज को छोड़ देना भी आपके शरीर के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट। क्योंकि मुझे क्या पता कि जिस इंसान को मैं बोल दे रहा हूं कि दवाई नहीं लो, वो विजुअलाइजेशन कर भी रहा है या नहीं कर रहा,
और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत कदम उठा ले। नहीं, जो आप एलोपैथी, जो ये भी बहुत बड़ी साइंस ने तरक्की की, तभी तो हमारे लिए सारी इतनी दवाइयाँ बनी हैं। तो एलोपैथी में ज़रूर जाइए, दवाई लीजिए, उसको धीरे धीरे तब त्यागिए जब आप अपने माइंड के ऊपर एक कंट्रोल, एक गवर्नेंस हासिल कर चुके हों। तब आप खुद आपके अंदर से आएगी आवाज़। मेरे कहने पर, किसी और हेल्थ गुरु के कहने पर या किसी के कहने पर बिल्कुल दवाई मत छोड़ दो। आपके अंदर से जब आवाज आए कि हाँ मैं अपने आप को कॉन्कर कर चुका हूं, उसके बाद आपका खुद मन बोलेगा कि यार अब इसकी जरूरत। सर एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में आ रहा है, नींद को लेकर के, स्लीप को लेकर के लोगों के अलग अलग परसेप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि जितना आप सोते हो, जितने की आप आदत लगा लेते हो अपने आप को, उतनी ही नींद आपके लिए ज़रूरी होती है। कई लोगों के लिए 9 घंटे की चाहिए, कुछ को 7 घंटे की, 8 घंटे की, कईयों को 6 घंटे की चाहिए। तो क्या ये सच है परसेप्शन पे ही, या फिर आपकी जो हैबिट है उस पर, या फिर जो एक फिक्स अमाउंट होता है स्लीप का और इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है लाइफ पे स्लीप का? देखिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, इनको दोनों एस्पेक्ट से समझते हैं। सबसे पहला तो अगर जितनी हमारी बॉडी को स्लीप की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतनी स्लीप नहीं लेते तो ये हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर हम अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखें तो आई थिंक 4 या 5 घंटों की नींद ही लेते पिछले कई सालों से। हाँ, अगर मैं पूरी करूँ इस बात को तो मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा। हाँ, हमारी ज़िंदगी में जितनी हमारी बॉडी को स्लीप की रिक्वायरमेंट है, मैंने तो इसमें 9 घंटे, 12 घंटे या 2 घंटा बोला नहीं है। मैंने बोला जितनी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है उतनी अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप ले रहे हैं तो वो हमारे को, क्योंकि स्लीप सिर्फ नींद नहीं है, बल्कि नींद पर उस टाइम पर हमारे ब्रेन में, हमारा यहाँ पे एक पिनियल ग्लैंड नाम का एक छोटा सा बॉडी पार्ट है, ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो मेलाटोनिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब लोगों को लगता है मेलाटोनिन नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे नहीं, मेलाटोनिन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है। ये कैंसर जैसी बीमारियों को होने से भी प्रिवेंट कर सकता है मेलाटोनिन। ये आपकी बॉडी को एक रिजुविनेट करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी के रिपेयर में काम करता है मेलाटोनिन। तो जो आपके यहां पर जो मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है ये भी नींद में हो रहा है, आपकी बॉडी रिपेयर कर रही है ये भी नींद में हो रही है, आपकी बॉडी रेस्ट ले रही है ये भी नींद में हो रहा है, सब कुछ नींद में हो रहा है। अब ये किस बॉडी को कितना जरूरत है और किसकी नींद की इंटेंसिटी कितनी है। नींद के अलग अलग स्टेजेस हैं, एक रेम स्लीप है, एक लाइट स्लीप है, एक डीप स्लीप है। जो डीप स्लीप है आप उसमें कितनी देर जा पा रहे हो। एक इंसान है वो 10 घंटे सोता है, 10 घंटे में वो 5 मिनट के लिए भी डीप स्लीप में नहीं गया, वो 10 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश नहीं है। वो उठते हुए वो कह रहा है यार थोड़ा सा आओ मम्मी सोने दो, लाइट बंद करो यार, वो सुबह सुबह उठा। वो बोल रहे हैं 10 घंटे हो गए तुझे सोए हुए, यार नहीं और 1 घंटा। जो डीप स्लीप में गया है, जितनी उसके शरीर को, और आप यकीन मानो अगर हम ये डीप स्लीप के लिए आधे घंटा भी उस डीप स्लीप में चले जाते हैं ना, तो ये आधे घंटे की डीप स्लीप भी हमको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है। हमको एक्चुअल में उस रेम स्लीप, लाइट स्लीप और डीप स्लीप के बीच के कॉम्बिनेशन को सही से पूरा करना होता है। अगर वो पूरा हो जाए तो हम 4 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, और अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो 10 घंटे की नींद भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि नींद का कितने घंटे के लिए वो नींद आ रही है इस बात से नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या थी। ओके, तो ये भी एक मिथ है, लोग कहते हैं कि डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है, ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पूरा फेज है आपकी स्लीप का वो सारा डीप नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक स्लॉट ही चाहिए होता है आपको। एक्चुअल में एक स्लॉट चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप टोटल हर टाइम उस डीप स्लीप में गए ना तो ये भी आपकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट देने का काम करता है। आपकी बॉडी में वो जो स्लीप की स्टेट है, जो सपने की स्टेट है, वो स्टेट भी आती है, वो भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। नहीं हमारे, वो आपके कंट्रोल में, वो जरूरी है, जरूरी भी है। वो अगर नहीं होगी तो आपके दिन के बड़े सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनको आपको वेंट आउट करने के लिए वो स्टेज लगती है। आपकी लाइट स्लीप बहुत जरूरी है ताकि वो आपके डीप स्लीप का एक पैटर्न जो है प्रिपेयर कर सके आपकी। तो ये सब स्लीप्स बहुत ज्यादा जरूरी है सर। अब हमको लग रहा है कि नहीं 10 घंटे की, किसी को लग रहा है 10 घंटे की नींद बहुत बढ़िया है, और कोई कह रहा है कि 4 घंटे में, मैं आपने प्राइम मिनिस्टर जी का नाम लिया, वो 3-4 घंटे की नींद सब पूरी कर लेते। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस सारे पैटर्न का कॉम्बिनेशन सही से बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप डीप स्लीप लें और एक भले कम स्लीप लें, लेकिन उसमें डीप का अगर स्लॉट है तो आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें ऑडियंस का सबसे पहला सवाल आएगा भैया डीप स्लीप कैसे लें। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपकी वो नींद पूरी हो, मतलब आपके शरीर को जितनी चाहिए। किसी को 3 घंटे में भी पूरी हो सकती है और किसी की 10 घंटे में भी पूरी नहीं हो सकती। और मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि मैं भी वो 4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेता हूँ। अच्छा, मतलब मैक्सिमम जब मतलब काम होता है या कुछ ऐसा होता है तो 4 घंटे में वो नींद पूरी हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा सोने का मन होता है तो वो 8 घंटे भी सो लेता हूँ। लेकिन जनरली मैं देखूं कि मेरी जो नींद की जो क्वालिटी स्लीप है वो 3 से 4 से 5 घंटे के अंदर बिल्कुल पूरी हो जाती है। उसके बाद ये अभी भी आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं रात सिर्फ 4 घंटे ही सो के आया हूँ, और ये कल रात नहीं, ये पिछले बहुत दिनों का ये स्केड्यूल है। और ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे लिए वो नींद की कमी हो रही है, अब मैं थकूंगा, अब मैं सो जाऊंगा, नहीं, रात को 12 बजे तक भी हवन करेंगे, भजन करेंगे, चलता रहेगा।
क्यों? क्योंकि वो जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रखी है, जिसके कारण वो कम टाइम में भी वो तीनों चारों स्लीप का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि नींद बढ़िया पूरी हो जाती है। पर सर एज का भी तो हो सकता है फैक्टर शायद, कि आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो, हमारी एज कम हो। अब मैं भी देखा जाए तो 11-12 बजे के आसपास को सोया था, 3:30-4 बजे उठा, लेकिन मुझे तो स्लीपी फील हो रहा है। आपको स्लीपी हाँ, फील? मेरे को नींद चाहिए होती है। तो इस एज में ये एज का फैक्टर नहीं है। इनफैक्ट ये तो जिसकी एज 80-90 कोई क्रॉस कर गया है उसको थोड़ा सा ये हो सकता है, स्लीपीनेस का इशू हो सकता है, लेकिन जो इंसान यंग है, मतलब 40-50 तक तो बिल्कुल नहीं। जैसे अभी आपकी एज कितनी है? 21। तो हम में कितना एज का फर्क है यार? आपकी कितनी है? 3-4 साल का तो फर्क है। आपकी कितनी है? मैं 16, 5 साल का 6 साल का फर्क हुआ। 16? हाँ। अच्छा, उसके बाद तो मैं रुक गया। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर से यंग फील करते हो ना, तो आप 80 की उम्र में भी 20 के रह सकते हो। तो मुझे लगता है आपकी भी जो 21 है, इसको 21 पे रोक दो। इसके बाद तो बस कागजों में एज बढ़नी चाहिए, अंदर शरीर और मानसिकता पर नहीं बढ़नी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो नींद की क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं ये जो आपको स्लीपीनेस का भाव है ये दे रही है, वो थकान दे रही है। तो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। लेकिन अगर सडनली मैं 8 घंटे की नींद डेली ले रहा हूँ, और आपने बताया वो मैंने कर भी लिया, और सडनली मैं 5 घंटे की नींद लेने लग गया, तो क्या पहले दिन से इफेक्ट पड़ेगा? देखो, कोई भी चीज़ पहले तो ना ये मिथ है, हमको ये ब्रेक करनी पड़ेगी। सडनली कुछ भी नहीं होता इस दुनिया, मतलब ये हमारे पूर्वज बोलते थे जल्दी का काम शैतान का। सडनली कुछ भी नहीं होता है, सब जो होता है वो ग्रेजुअली होता है चीज़ें, और सडनली जो होता है वो खतरनाक भी होता है। तो इसलिए ग्रेजुअली चीज़ें हों तो बहुत बढ़िया रहता है। आप जब भी किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे अपनी स्लीप क्वालिटी को, वो भी एक रात में नहीं होगी। एक रात में ऐसा नहीं होगा कि आप 8 घंटे नींद ले रहे थे, अब मैंने कुछ आपको मंत्र बताया, आपने फूका और अब आप 4 घंटे नींद, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चीज़ों को साधना पड़ेगा, समय लगेगा उसके अंदर। तो चाहे मैं आपको योग निद्रा बताऊं, चाहे मेडिटेशंस बताऊं, चाहे मैं आपको और स्वर विज्ञान के तरीके बताऊं, उनको प्रैक्टिस करने में समय लगेगा, 1-2 रातों में नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार लोग हमारे साथ जब 5-6 दिन के प्रोग्राम में जुड़ते हैं ना, वो बोलते हैं सर ये जो हम 5-6 दिन में हमने बड़ा चेंज अनुभव किया। मैंने कहा जो चेंज अनुभव किया है इसको 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो ये फिर तुम खो दोगे जो चेंज तुमने अनुभव किया है। तो इसलिए चीज़ें हैबिट में धीरे धीरे बैठने से आती हैं। तो आप भी, मैं ये बोलूँगा कि आप उसको भी जो थोड़ा सा है, जो चीज़ें डीप स्लीप में हमको ले जाने में हेल्प करती हैं, उनको एक रूटीन में प्रैक्टिस अपनी बनाओ, ताकि वो चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकें। ओके, इसके लिए आपके चैनल पे वीडियोस है? हाँ, मेरे चैनल पर 1-2 वीडियोस हैं डीप स्लीप के ऊपर। डीप स्लीप पर नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप, कैसे कर सकते हैं, उस पर वीडियोस हैं। और बाकायदा इस पर हमने बहुत सारे, मैंने लोगों के साथ फ्री इवेंट्स भी किए, ऑफलाइन भी किए, ऑनलाइन भी किए। मतलब मैंने जगह जगह पर जाकर बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैंने स्लीप के ऊपर बहुत सारे इवेंट्स किए, खुद से पैसे खर्च किए, खुद से अपने उससे फ्री इवेंट्स किए, ताकि लोगों के लिए ये एक क्योंकि ये ना सिर्फ नींद, जिसको हमने नींद समझा है, ये ऊपर वाले की बनाई हुई एक बड़ी पावरफुल रचना है, जिसमें हमारा शरीर रिपेयर करता है, जिसमें हमारी बॉडी जो है एक ऐसे मैकेनिज्म में जाती है कि वो हीलिंग को एक्टिवेट करती है। हमारे ब्रेन के बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो जो है बड़े एक्टिव तरीके से काम करने लगते हैं अगर हम सही नींद ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा एक इंसान अपनी नींद को समझ जाए ना, तो वो अपनी जो जागती हुई जिंदगी है उसको बहुत बेहतर कर सकता है। वही, क्योंकि नींद का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कुछ लोग के परसेप्शन क्या है वो हमें बताते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और फंस जाते हैं कई बार। नहीं, वो उनका अपना एक पर्सनल, जैसे कोई अगर बोलता है कि आपके शरीर को 10 घंटे की नींद की जरूरत है, ये भी उतना ही गलत है जितना कोई बोलता है कि आपके शरीर को 4 घंटे की नींद की जरूरत है। नहीं, आपकी बॉडी के हिसाब से आप कितना उस डीप स्लीप, रेम स्लीप, लाइट स्लीप और उस स्लीप के ड्रीम स्लीप के फेज में जा पा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है तो 10 घंटे भी बहुत कम है, और अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप है तो 4 घंटे भी बहुत ज़्यादा है। सर, काफ़ी हमने चीज़ें कवर की है। अब एक चीज़ है जो मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं लोगों के, बार बार मुझे कमेंट करते हैं इस पर वीडियो बनाइए। लगभग 4 साल से मैं कमेंट्स देख रहा हूँ और कहते हैं कि इस पर कोई वीडियो बना नहीं रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, इस बारे में बात कीजिए। वो है राजीव दीक्षित जी, एक ग्रेट पर्सनैलिटी इंडिया की। उनके बारे में कुछ न कुछ तो कहिए सर, क्योंकि आज लोगों को निराश नहीं कर सकते। हेल्थ की इतनी बातें हो रही है तो उनको कैसे बोल सकते हैं हम? देखिए, अगर आप मुझे ये कहने का, करने का मौका देंगे तो मैं सबसे पहले तो यही बात बोलूँगा कि छोटा मुंह और बड़ी बात, क्योंकि राजीव दीक्षित जी जैसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी हमारे हिंदुस्तान में होना ही हमारे लिए एक बहुत गौरवपूर्ण, एक गर्वपूर्ण बात है। और राजीव जी जैसा शख्स, मुझे लगता है कि दशकों को, सदियों को और हज़ारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता है। एक ऐसे शख्स हुए राजीव दीक्षित जी। और आज चाहे मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे और आज मॉडर्न फेज़ में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं देखोगे कि वो बातों का जो मूल केंद्र है वो
हाँ, हमने बहुत सारी और चीज़ें से जाना समझा, लेकिन मूल केंद्र दो लोगों से बहुत निकल करके आता है दीपक। एक तो श्री राजीव दीक्षित जी से, और एक आचार्य रजनीश, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं। तो इन दो लोगों से बहुत ज़्यादा ज्ञान की गंगा बही है हर एक फील्ड में, हमारे चेतना के स्तर पर, हमारे सेहत के स्तर पर। तो मुझे लगता है कि ये वो, हाँ, अगर कोई ये बताता ना हो कि नहीं भैया मैं जो है इनको नहीं, या मानता ना हो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हर एक इंसान इन दो लोगों से कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर रहा है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो हेल्थ की जर्नी हो या अपनी स्पिरिचुअलिटी की, या ज़िंदगी में किसी भी तरह का मोटिवेशन, कोई भी आप काम कर रहे हो, इनको आपने ज़रूर से ज़रूर सुना होगा, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, राजीव दीक्षित जी एक ऐसे शख्स थे, मुझे कभी बहुत ज़्यादा खेद होता है कि मैं आज, अगर वो होते और मैं उनसे कहीं ना कहीं मिल पाता, बात कर पाता, कुछ उनका जो 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 उनके अंदर की भावना थी उसको महसूस कर पाता, तो उनके अंदर की भावनाएं किसी क्रांतिकारी की भावनाओं से कम नहीं थी। जिस हिसाब से वो देश को बदलना चाहते थे, लोगों की सेहत को बदलना चाहते थे, वो किसी क्रांति से कम नहीं था। तो मुझे लगता है वो देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट थे। हमने एक बहुत बड़े एसेट को खोया, और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ राजीव दीक्षित जी को, कि वैसा इंसान दोबारा से हिंदुस्तान डिजर्व करता है, होना चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की ज़िंदगी में आकर उनकी ज़िंदगी को बदल सके। और आपने बात की ओशो और राजीव दीक्षित जी, ये उस टाइम थे, इनकी सिर्फ ऑडियो और कुछ वीडियोस अवेलेबल है, वो इतने पॉपुलर है, वो आज की डेट में इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आप सोचिए कि अगर वो आज की डेट में होते तो सोशल मीडिया को उखाड़ के रख देते, इतने बड़े क्रिएटर, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन जाते वो। बिना उसके भी हैं आज वो, लेकिन आज होते तो क्या होते, वो एक बड़ी चीज़ होती। और राजीव दीक्षित जी का एक घटना मैंने सुनी थी उनके डेथ के टाइम की, बाबा रामदेव जी ने बताई थी ये पूरी बात, कि उनको हार्ट अटैक वगैरह इस टाइप से कुछ आया था। तो बाबा रामदेव जी ने उनसे कहा था कि भाई राजीव दीक्षित हॉस्पिटल में चले जा और ये क्या जो सर्जरी वगैरह है ये करा ले, जो भी हो ऑपरेशन वगैरह करा ले। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अगर मैं खुद ऑपरेशन करा रहा हूँ, एलोपैथी ले रहा हूँ, तो मैंने जो बातें की है उसका क्या मोल रह जाएगा। तो उन्होंने वो चीज़ नहीं की, और मुझे ऐसा, मुझे नहीं पता, हालांकि मैं इससे थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको किसी तरह का कोई हार्ट अटैक आया होगा। इस पे भी काफ़ी है, मेरा भी थोड़ा डाउट तो है, लेकिन उन्होंने जो बात कही उसी में वो कह रहा हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया। हो सकता है वो क्योंकि वो उनको बड़े करीब से जानते थे या कुछ ऐसा था, लेकिन मुझे जब तक, जितना मैंने उनको जाना, सुना या समझा, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने जिसके इतने, पहले तो मुझे पता नहीं चला, मैं हेल्थ से काफ़ी इशू से जूझ रहा था, यूट्यूब मैंने सर्च किए और फिर उनके वीडियो मैंने देखना स्टार्ट किए। मैं इतना प्रभावित हुआ, मैं एक के बाद एक वीडियो देखे जा रहा हूँ, बहुत वीडियो मैंने देख लिए। और सडनली मुझे पता चला 3 साल पहले ही मैं वीडियो देख रहा था उस टाइम, कि तो एक्चुअल में है ही नहीं आज की डेट में, इनकी तो डेथ हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, सारे पहले के वीडियो से। तो मुझे खुद बहुत बुरा लगा। फिर मैंने देखा डेथ कैसे हुई ऐसे इंसान की इतनी जल्दी, हार्ट अटैक। तो ये कैसे हो सकता है यार, कि जो इंसान इतनी बीमारियों से लोगों को बचा रहा है, हमें इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहा है, इतने टिप्स दे रहा है, उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है इतनी कम एज में। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डाउट में था। नहीं आ सकता। अगर आप थोड़ा सा भी साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे हार्ट अटैक आने के भी कुछ रीजंस होते हैं। या तो आपके अंदर किसी तरह का कोई ब्लॉकेज है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, आपका ट्राइग्लिसराइड बना हुआ है, आपका HRV सही रेट पे काम नहीं कर रहा है, आपके हार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, या कार्डियोमायोपैथी, आपके मतलब आपकी कार्डियक किसी तरह की भी कोई दिक्कत आपको चल रही है। वो दिक्कत किसको होती है? वो दिक्कत कोई ऐसा थोड़ा है कि वो किसी को भी हो जा रही है, वो जिसका लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है। कोलेस्ट्रॉल कैसे डिपॉजिट हो रहा है कि हम कोलेस्ट्रॉल हम वसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारे जो खान पीन का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। हम वो सब चीज़ें हमारे दिल के लिए हम खुद ख़राब करते हैं। हार्ट डिजीज़ अपने आप से नहीं हो रही है, कभी भी किसी को भी नहीं हो रही है। बहुत रेयरली किसी को ऐसा होता है कि उसके हार्ट के जो मसल्स हैं, वो जो आर्टरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, या अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। और वो राजीव दीक्षित जी के केस में बिल्कुल भी नहीं था। करेक्ट। और वो अगर ऐसा कुछ से कोई रीजन नहीं लग रहा था, क्या रीजन हो सकता है? उनका खाना पीना बिल्कुल वैसा नहीं था, उनकी दिनचर्या वैसी नहीं थी, उनका जो भी, अगर कभी आप देखो कि अगर किसी को हार्ट का कोई चैलेंज होता है तो उसको बहुत सारे सिम्टम्स पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं था। तो ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन हाँ ज़रूर ऐसा ज़रूर है कि उस शख्स को कोई ऐसी दिक्कत हो नहीं सकती थी, होनी नहीं चाहिए भी नहीं थी, और जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला। मुझे लगता है कि वो शायद
अपना वो जो कार्य था वो किसी भी कारण से इस दुनिया से गए हों, लेकिन वो अपना कार्य थोड़ा सा अधूरा छोड़ करके गए। और मुझे लगता है कि हमारे आपके जैसे लोगों को इस कार्य को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। और शायद यही एक छोटी सी प्रेरणा का भी स्रोत था मेरे लिए कि मैं यूट्यूब पर हेल्थ की बात करूँ, लोगों को जागरूक करूँ, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाऊँ। कहीं ना कहीं राजीव दीक्षित जी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहे शुरू से लेकर के अब तक मेरे लिए भी। तो कोटि कोटि नमन है जी राजीव दीक्षित जी को। बहुत बहुत मैं कभी ये चीज़ मिस करता हूँ कि काश वो आज होते और मैं उनसे मिल पाता, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी विजुअलाइजेशन में मैं उनकी उस महान आत्मा के ज़रूर दर्शन करता हूँ और उनको ना हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि जो कार्य उन्होंने अधूरा छोड़ा था, शायद मुझे वो एक छोटा सा मौका मिला कि मैं उसको आगे बढ़ा सकूँ। स्वदेशी की जो क्रांति थी पतंजलि से पहले वो ले आए थे इंडिया में, बहुत बड़ी क्रांति थी उस स्वदेशी की। और देश का दुर्भाग्य तो सबसे बड़ा ये है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब इसके आगे बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, पर वो एक सबसे, पोस्टमार्टम होता तो काफ़ी चीज़ें पता चल सकती थी, पर वही नहीं हुआ। सबसे बड़ी दुविधा तो वो थी। सो सर बहुत बातें हो गई और सच कहूँ तो मेरे आधे क्वेश्चन भी कवर नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे। हमारा शायद आज मिलना पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हमारी फ़ोन पे एक दो बार बात हुई, हाँ, चित्रेश जी ने हाँ, ही करवाई, लेकिन मिलना हमारा पहली बार हुआ है। लेकिन जब भी आपके बारे में बात हुई तो इतने अच्छे विचार, जो इतनी सब अच्छी चीज़ें आपके बारे में जो शेयर की चित्रेश जी ने, तो मन था कि कभी ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन आज होनी थी और आज हुई। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मिलके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे और बढ़िया सेशंस हम इसी तरह से कुछ आपकी ऑडियंस तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और जिन जिन वीडियोस की हमने बात की और जो सर का मेंटल डिटॉक्स का जो सेशन होते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।